हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा मित्र पर। आज की हमारी क्लास में हम चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ स्पेशल और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जो कि पिछले कुछ समय से काफ़ी चर्चा में रहे हैं। करंट अफेयर्स की क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो स्पेशली पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम, आरएस मेंस एग्ज़ाम और इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो इस कड़ी में हमने हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर दो टॉपिक्स को इंक्लूड किया है, जिनमें से हमारा पहला टॉपिक है प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर। दूसरा हमने टॉपिक इसमें इंक्लूड किया है संसदीय स्थायी समितियां यानी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज। तो ये दो टॉपिक्स हैं, दोनों टॉपिक्स हमने इसमें शामिल किए हैं। अब ये क्यों वर्तमान में क्यों चर्चित रहे, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों को हम ध्यान से समझते हैं। तो देखिए, हमारा पहला टॉपिक आ जाता है प्रश्नकाल का। प्रश्नकाल क्या है? पहली बात तो हम ये बात कर लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है, वर्तमान में ये किस वजह से हमने इस हमारी क्लास के अंदर करंट अफेयर्स के अंदर इसको शामिल किया है। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ये चर्चा में किस लिए है? देखिए, हाल ही में जो कोविड-19 महामारी है उसके कारण संसद के पिछले मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा, यानी संसद के जो दोनों सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा, उनमें प्रश्नकाल और गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों को निलंबित कर दिया गया था। प्रश्नकाल निलंबित किया गया था। इस वजह से यह जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसको हमने अपने करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर शामिल किया है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देते हैं। तो ये जो संसद की जो बैठक का जो प्रथम घंटा होता है, फर्स्ट आवर, वो प्रश्नकाल कहलाता है। इस समय अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये जो इस दौरान संसद सदस्यों के द्वारा, संसद के जो सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से सरकारी कार्यकलापों और प्रशासन, इनके संबंध में प्रश्न पूछते हैं और इस प्रक्रिया के द्वारा उन्हें उनके मंत्रालयों की कार्यप्रणाली के हेतु उत्तरदायी भी ठहराया जाता है। यानी उनकी सारी जवाबदारी उनकी होती है। जो प्रश्न जिस विषय में पूछा जाता है उस विषय में जवाबदेही उन संबंधित मंत्री या उसके मंत्रालय की होती है। अब ये जो प्रश्न होते हैं ये साधारणतः इनकी 3 श्रेणियों को इनमें विभाजित किया गया है। पहले होते हैं तारांकित प्रश्न यानी स्टार्ड क्वेश्चंस। क्या होते हैं तारांकित प्रश्न? देखिए, ये जो प्रश्न होते हैं इनके ऊपर एक स्टार लगा होता है, यानी इस प्रकार से एक स्टार बना होता है या इस प्रकार से एक स्टार इसमें बना होता है। और ये जो प्रश्न होते हैं ये मौखिक होते हैं। ये मौखिक होते हैं यानी जो सदस्य पूछने वाले जो सदस्य होते हैं वो मौखिक तौर पर यह प्रश्न पूछते हैं संबंधित मंत्री या उसके मंत्रालय से। और जब वो प्रश्न पूछते हैं उसका जब मौखिक में ही उनको उत्तर मिलता है और इस दौरान वे पूरक प्रश्न भी इसमें शामिल कर सकते हैं, इससे पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न का मतलब है उस जो प्रश्न पूछा गया है उससे संबंधित अन्य जानकारी अपने प्रश्न में वो जोड़ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। और अगर हम बात करें लोकसभा की तो उसमें एक दिन के अंदर जो लोकसभा है उसमें एक दिन में 20 तारांकित प्रश्नों को पूछा जा सकता है। 20 तारांकित प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। और लोकसभा का जो सदस्य है, एक सदस्य को केवल एक ही प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। बात करते हैं हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा के अंदर इस प्रकार के प्रश्नों की कोई सीमा नहीं है, यानी कुल तारांकित प्रश्न कितने होंगे इसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित प्रश्न होते हैं। लेकिन अगर हम जनरल रूटीन की बात करें तो लगभग 25 तारांकित प्रश्न राज्यसभा के अंदर प्रतिदिन पूछ लिए जाते हैं। और राज्यसभा के एक सदस्य को अधिकतम 3 प्रश्न पूछने की अनुमति होती है, यानी राज्यसभा का सदस्य है वो 3 प्रश्न प्रतिदिन पूछ सकता है। तो ये थे तारांकित प्रश्न यानी स्टार्ड क्वेश्चंस। अब बात करते हैं हम अतारांकित प्रश्नों की। अतारांकित प्रश्न कौन से होंगे? देखिए, अनस्टार्ड क्वेश्चंस। देखिए, ये जो प्रश्न होते हैं इनका जवाब लिखित में देने के कारण इनके साथ ये जो होते हैं प्रश्न, इनमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, यानी इनका जो जवाब होता है वो मौखिक न होकर के लिखित होता है। तो इसमें जवाब जब दिया जाता है तो उसके अंदर जैसे तारांकित जो प्रश्न थे उनमें तो जवाब दिया गया और उस जवाब में जो भी जवाब मिला है उसमें हो सकता है कि जो
प्रश्न पूछने वाले सदस्य की सभी जो समस्याएं हैं, उसकी जो क्वेरीज है, उसका समाधान न हुआ हो। लेकिन अतारांकित जो प्रश्न, इसलिए उसमें पूरक प्रश्न हो जाते हैं। लेकिन अतारांकित जो प्रश्न होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें लिखित में जवाब आता है, इसलिए लिखित जवाब होने की वजह से पूरक प्रश्न नहीं होते हैं। लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 230, ध्यान दीजिए, लोकसभा है उसमें एक दिन में अधिकतम 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और एक सदस्य अधिकतम 4 प्रश्न पूछ सकता है। जबकि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के अंदर इस प्रकार के प्रश्नों की कोई सीमा नहीं है। हालांकि अगर हम जनरली बात करें, जनरल रूटीन में, तो लगभग 200 प्रश्न इसके अंदर प्रतिदिन पूछ लिए जाते हैं और एक सदस्य के पास 4 प्रश्न पूछे जाने की अनुमति इसमें होती है। तो ये थे अतारांकित प्रश्न। अगले जो प्रश्नों का जो प्रकार आता है वो आता है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न क्या होते हैं? देखिए, अल्प सूचना प्रश्न किसी लोक महत्व के विषय से संबंधित होते हैं। कोई ऐसा मुद्दा जो किसी लोक महत्व का हो, जिसे सामान्य प्रश्न के लिए निर्धारित जो 10 दिन का जो नोटिस दे करके पूछा जाता है। यह प्रश्न कम से कम 10 दिन का नोटिस दिया जाता है, उसके बाद में पूछा जाता है और इसका उत्तर भी मौखिक ही दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो अध्यक्ष की राय में जो प्रश्न है उसका उत्तर तत्काल देना आवश्यक हो, तो वो संबंधित मंत्री को निर्देश दे सकता है कि संबंधित मंत्री से पूछताछ की जाए कि वह उत्तर देने की स्थिति में है या नहीं है। जो प्रश्न है, अगर जो लोकसभा का अध्यक्ष है या जो राज्यसभा का अध्यक्ष है, उसे ये लगता है कि ये जो प्रश्न है वह महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर तत्काल दिया जाना चाहिए, तो वह संबंधित जो मंत्री है उसे निर्देश दे सकता है और उसे पूछ सकता है कि वो उत्तर दे सकता है या नहीं दे सकता है। अभी अगर उसी समय संबंधित मंत्री उत्तर देने में सहमत हो तो उसका उत्तर ले लिया जाता है, या फिर उससे एक तिथि ले ली जाती है जिस तिथि को उसका उत्तर उसे देना होता है। तो ये अल्प सूचना प्रश्न यानी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस कहलाते हैं। अगले प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, जो होते हैं निजी सदस्यों के लिए प्रश्न। निजी सदस्यों को संबोधित करके जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बशर्ते कि उस प्रश्न की विषय वस्तु निजी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत विधेयक या संकल्प से संबंधित हो। यानी कई जो अन्य सदस्य होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, जो कि जो विधेयक होते हैं, विधेयक जब लाए जाते हैं, तो अगर कोई विधेयक लाया गया तो उससे संबंधित या उसके संकल्प से संबंधित कोई प्रश्न हो तो उससे निजी सदस्यों के लिए प्रश्न कहा जाता है और उनसे वो पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगला जो इसमें टॉपिक आता है आधे घंटे की चर्चा। क्या होता है आधे घंटे की चर्चा? इस पे हम देखते हैं, इसकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में जो लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के जो सभापति होती है, उनकी अनुमति पर एक आधे घंटे की चर्चा आयोजित की जाती है। इस चर्चा के अंतर ये जो आधे घंटे की जो चर्चा होती है, इसमें संसद सदस्य किसी लोक महत्व के प्रश्न पर मंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या उन पर चर्चा कर सकते हैं। अध्यक्ष सप्ताह में 3 दिन या 3 बैठकों में आधा घंटा ऐसे पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने के लिए नियत कर सकता है जो हाल ही में किसी मौखिक या लिखित प्रश्न का विषय रह चुका हो और जिसके उत्तर का किसी तथ्य विषय के संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक हो। तो इस प्रकार से जो आधे घंटे की चर्चा होती है, जिसके अंदर कोई लोक महत्व का मुद्दा हो जो कि तारांकित या अतारांकित प्रश्नों में पूछा जा चुका हो, तो और ये जो विषय जो मुद्दा है वो इम्पोर्टेंट हो, तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति क्या कर सकते हैं, एक आधे घंटे की चर्चा नियत कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद में हमें इसके निष्कर्षों की बात करें तो सदस्यों के द्वारा प्रश्न पूछने के लिए सभापति अध्यक्ष को 15 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ती है। इसमें जो सभापति यानी राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष कमी भी कर सकते हैं, यानी 15 दिन की जो अवधि है इसमें कमी भी की जा सकती है। दूसरा कि लोकसभा में प्रति व्यक्ति केवल 5 प्रश्न और राज्यसभा में प्रति व्यक्ति केवल 7 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनको अपने स्वयं के नियमों का पालन करना होता है और इनके द्वारा स्वयं को नियंत्रित करने के लिए ये निर्मित किए जाते हैं। वर्ष 1952 के संसद की शुरुआत में लोकसभा के नियमों में प्रश्नकाल प्रतिदिन आयोजित किया जाने का प्रावधान किया गया था।
दूसरी ओर राज्यसभा में सप्ताह में 2 दिन प्रश्नकाल का प्रावधान किया गया था और कुछ महीनों के पश्चात इसे सप्ताह में 4 दिन में परिवर्तित कर दिया गया और उसके बाद में वर्ष 1964 में सत्र के प्रत्येक दिन राज्यसभा में प्रश्नकाल संपन्न हो रहा था। ये जो प्रश्नकाल के बारे में जानकारी थी। अब हम बात करते हैं शून्यकाल की। शून्यकाल क्या होता है? तो देखिए, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है, 1 घंटे का समय, वो शून्यकाल का होता है। ये दोपहर 12 बजे से आरंभ होता है, इसलिए इसका नाम शून्यकाल दिया गया है। सामान्यतः महत्वपूर्ण विधेयकों और इसके अलावा बजट और राष्ट्रीय महत्व के जो अन्य मुद्दे होते हैं, इन पर जो चर्चा होती है वो शून्यकाल के अंतर्गत ही की जाती है। शून्यकाल के दौरान मामलों को उठाने के जो इच्छुक सदस्य होते हैं, उनको दैनिक सत्र आरंभ होने से पूर्व अध्यक्ष को नोटिस देने की आवश्यकता होती है। यानी पहले वो जो सत्र आरंभ होता है उससे पहले अध्यक्ष को नोटिस देंगे और उसके बाद में अपने जो प्रश्न है वो उठा सकते हैं। शून्यकाल जो भारत की संसद का एक नवाचार है, यानी एक नई चीज़ है जिस और प्रश्नों के विपरीत यह प्रक्रिया के नियमों में उल्लेखित भी नहीं है। शून्यकाल वर्ष 1962 में अस्तित्व में आया और सत्र के दौरान प्रत्येक दिन शून्यकाल का होना अनिवार्य भी नहीं है। जैसे कि सामान्यतः जो महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं, बजट होता है, राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दे होते हैं, उन पर यह चर्चा शुरू होती है और दोपहर 2 बजे से इन पर चर्चा शुरू की जाती है। तो यह था शून्यकाल। अब हम बात करते हैं पिछले कुछ वर्षों के दौरान शून्यकाल का निलंबन भी किया गया था। शून्यकाल को निलंबित क्यों किया गया? प्रश्नकाल को निलंबित किया गया था। तो प्रश्नकाल देखिए, प्रश्नकाल को वर्ष 1962 में, 1975 में, इसके अलावा 1976, 1991, 2004, 2009, तो ये कुछ वर्ष हैं जिनके दौरान विभिन्न कारणों से इनको निलंबित कर दिया गया था। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जो वर्ष 1962 में जब इसे निलंबित किया गया था, तो वो किया गया था पहली बार ये 1962 में निलंबित हुआ था। शीतकालीन सत्र के दौरान भारत चीन युद्ध के कारण इसको निलंबित कर दिया गया था। वर्ष 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, जिस वजह से इसे निलंबित किया गया। इसी प्रकार से वर्ष 1971 के शीतकालीन सत्र में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ उसके कारण इसे निलंबित किया गया वर्ष 1971। इसके बाद में आपातकाल के दौरान संसद के प्रश्नकाल को बिना 2 सत्रों का संचालन प्रश्नकाल के बिना ही 2 सत्रों का संचालन किया गया था। और वर्ष 1975 का जो मानसून सत्र है और 1976 का जो शीतकालीन सत्र है, उन्हें इस दौरान निलंबित किया गया था। ये कुछ निलंबन के समय हैं जिस समय प्रश्नकाल को निलंबित कर दिया गया था। तो ये हमारा प्रश्नकाल से संबंधित टॉपिक था। अब इसमें हम और अगर जानकारी चाहें तो हम बात कर सकते हैं कि संसद के अंदर जो प्रश्न पूछने से पूर्व सदस्य को जो अध्यक्ष होते हैं या जो सभापति होते हैं, उनको निर्धारित रीति के से 15 दिन का नोटिस देना होता है और इस अवधि को अध्यक्ष और जो सभापति होते हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति हैं, उनके विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि वो उस अवधि को कम भी कर सकते हैं। और प्रश्न के संबंध में स्वीकार्य सीमा लोकसभा में प्रति सदस्य जो केवल 5 और राज्यसभा में प्रति सदस्य केवल 7 होती है। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है संसदीय स्थायी समितियां, यानी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये चर्चा में किस लिए है, क्या कारण है ये चर्चा में आई। देखिए, इस जो कोरोना महामारी है, इसके कारण संसद की जो स्थायी समितियां हैं, उनके कार्यकाल की जो अधिकांश अवधि थी वो व्यर्थ चली गई। इस अवधि के अंदर कोई कार्य ही इन समितियों के द्वारा नहीं किया गया था और इसी वजह से ये जो संसदीय स्थायी समितियां हैं वो चर्चा में आ गई हैं। देखिए, राज्यसभा के सभापति ने सदन की समितियों के लिए 2 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की आवश्यकता को रेखांकित किया। राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने कहा कि कम से कम जो समितियां हैं इनके लिए 2 साल का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए और इसके लिए अब 2 विकल्प सुझाए गए हैं। सबसे पहला विकल्प है कि समितियों की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए, या तो हम क्या करें कि जो समिति हैं उसके जो अवधि है उसे 1 साल के लिए बढ़ा दी जाए, क्योंकि जो समितियां होती हैं वो 1 वर्ष के लिए ही उनका
गठन किया जाता है। और अब इसमें ये बताया गया है कि इसकी अवधि को 1 वर्ष और बढ़ा दिया जाए, या फिर दूसरा विकल्प है कि जो जो नई समितियों का गठन किया जाए जिनका जो कार्यकाल है वो निश्चित कार्यकाल 2 वर्ष का रखा जाए, यानी 2 साल के कार्यकाल के साथ में समितियों का गठन कर दिया जाए। वर्तमान में जो संसदीय स्थायी समितियां हैं उनका कार्यकाल 1 ही वर्ष का है, यानी वे केवल 1 वर्ष के लिए इनको गठित किया जाता है। अब जो संसदीय समितियां उनके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो संसदीय समितियां जो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है स्थायी समितियां और दूसरी होती हैं तदर्थ समितियां। तो क्या होती है स्थायी समितियां और क्या होती है तदर्थ समितियां, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए स्थायी समितियां क्या होती हैं। स्थायी समितियों में जो राज्यसभा और लोकसभा की जो विशेष रूप से कुछ समितियां शामिल होती है, जैसे कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति। ये जो समितियां हैं इनकी प्रकृति स्थायी होती है और ये प्रतिवर्ष गठित की जाती है, यानी समिति स्थायी होती है लेकिन इनका गठन जो होता है वो प्रतिवर्ष होता है। और इनका कार्य अनवरत प्रकृति का होता है, यानी लगातार इनका कार्य चलता रहता है। समिति का गठन होगा हर साल, लेकिन इनका कार्य वही रहेगा। जो कार्य रह गया है उसको नए सदस्य, जो नई समिति है वो आगे इसको बढ़ाती रहेगी। तो ये स्थायी समितियां कहलाती हैं। दूसरी तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियां यानी एडॉक कमिटीज़। ये जो कमेटी होती हैं इनकी प्रकृति अस्थायी होती है, यानी ये जो समितियां होती हैं उनको जो कार्य सौंपा जाता है, जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, यानी ये स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इन समितियों की जो संरचना, कार्यकाल आदि के बारे में कोई विशेष प्रावधान किए बिना भारत का जो संविधान है वो विभिन्न स्थानों पर इन समितियों का उल्लेख भी करता है, यानी कि इनके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं संविधान में, फिर भी इनका जो उल्लेख है वो संविधान में किया जाता है। ऐसे में जो इन समितियों से संबंधित मामलों का निराकरण दोनों सदनों के द्वारा निर्धारित नियमों के माध्यम से किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्थायी समितियों के बारे में, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो स्थायी समितियों से संबंधित है। जो स्थायी समितियां हैं उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले जो कार्य होते हैं उनकी प्रकृति के आधार पर इन्हें 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो 6 श्रेणियां हैं तो वे 6 श्रेणियां कौन सी, हम उनको देखते हैं। सबसे पहली है वित्तीय समितियां, जो वित्त संबंधित कार्य करती हैं। दूसरी है विभागों से संबंधित स्थायी समितियां। तीसरी है जांच पड़ताल करने वाली समितियां। चौथी है समीक्षा करने वाली और निर्णय नियंत्रण करने वाली समितियां। पांचवी है सभा के दैनिक कार्य से संबंधित समितियां। और छठी है सभा के प्रबंध संबंधी समितियां, या जिन्हें सेवा समितियां भी कहा जाता है। अगला इसमें बात करते हैं संसदीय स्थायी समितियों के जो प्रमुख उद्देश्य, कि ये किस उद्देश्यों के लिए इनका गठन किया जाता है। देखिए, एक तो इनका उद्देश्य है गहन संवीक्षा और सरकारी जवाबदेही को सुनिश्चित करना और गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करना। दूसरा इसका उद्देश्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना और इसके लिए विपक्ष को सक्रिय भूमिका निभाने में सहायता करना। कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए विपक्ष को सक्रिय भूमिका निभानी होती है और उसमें ये जो समितियां हैं वो विपक्ष की सहायता करती हैं। तीसरा है प्रासंगिक हितधारकों के साथ संलग्नता और चौथा है वित्तीय विवेक सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार से ये इसके प्रमुख उद्देश्य हो जाते हैं। जो संसदीय स्थायी समितियां हैं वो 2 प्रमुख अनुच्छेदों से अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं। सबसे पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 क्या है? ये सांसदों के विशेषाधिकार होते हैं। सांसदों के विशेषाधिकार, तो देखिए संसद के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की जो शक्तियां होती हैं या विशेषाधिकार होते हैं वो अनुच्छेद 105 से इन्हें मिलते हैं। देखिए अनुच्छेद 105 को हम एक बार समझ लेते हैं कि इसमें संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार और उनकी शक्तियां इसमें उल्लेखित की गई हैं। जो संविधान और संसद के नियमों के अधीन सदस्यों को संसद में बोलने की स्वतंत्रता होती है, यानी इनके द्वारा अगर सदन के अंदर कोई भी सदस्य जो होते हैं वो कुछ भी अगर बोलते हैं तो उनकी जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है वो इसमें अधिक विस्तृत हो जाती है। उनके द्वारा कही गई किसी बात के लिए उन्हें न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। किसी भी संसद के सदस्य के द्वारा सदन में किसी समिति में दिए गए मत या बात के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा
ये अधिकार संसद के विशेष अधिकार नहीं है, क्योंकि संसद में तो राष्ट्रपति भी शामिल होता है। वस्तुतः इस संसदीय विशेषाधिकार सदन, समितियों व सांसदों के विशेषाधिकार हैं। संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 105(3) के अंदर दिए गए हैं, और ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहले व्यक्तिगत विशेषाधिकार, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 19(4) से थोड़ी भिन्न है और व्यापक है, क्योंकि अनुच्छेद 19(1) के अंदर जो अ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध का प्रावधान अनुच्छेद 19(2) के अंदर दिया गया है। लेकिन सांसदों के बोलने पर ना तो प्रतिबंध है और ना ही न्यायालय में उन्हें चुनौती दी जा सकती है। संसद अधिवेशन प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व और समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी भी सांसद को दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह भी अनुच्छेद 105 के तहत संसद के जो सदस्य होते हैं उनको एक विशेष अधिकार दिया जाता है। यानी उनको सदन जो अधिवेशन प्रारंभ होता है उससे 40 दिन पहले और उसके समाप्त होने के 40 दिन बाद तक उसको दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो तो उन्हें न्यायिक गवाही आदि के अंदर संबंध जारी नहीं किया जा सकता, उससे छूट है उन्हें। और अनुच्छेद 105(4) के तहत जिन व्यक्तियों को संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसके किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, उन्हें भी ये व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त होता है। जैसे कि अटॉर्नी जनरल होता है, उसे अधिकार प्राप्त होता है। ये तो थे व्यक्तिगत विशेषाधिकार। इसके अलावा उनके कुछ सामूहिक विशेषाधिकार भी होते हैं, जैसे कि सदन की जो कार्रवाई है उसको प्रकाशित होने से रोकने का अधिकार इनके पास होता है। दूसरा, सदन के सदस्यों या अधिकारी सदन की अनुमति के बिना सदन की कार्यवाहियों के संबंध में किसी भी न्यायालय में साक्ष्य नहीं देंगे और न ही दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। ये उनके सामूहिक विशेषाधिकार हैं। किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी, नज़रबंदी व रिहाई के बारे में तुरंत सूचना प्राप्त करने का उनको अधिकार होता है। इसके अलावा अध्यक्ष की अनुमति के बिना संसद की परिषद में गिरफ्तारी से रोक, यानी अध्यक्ष जब तक अनुमति नहीं देगा तब तक उन्हें जो सदन की जो परिषद होती है उसमें उन्हें उस परिसर के अंदर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संसद कार्यवाही की जांच करने के संबंध में न्यायपालिका पर रोक, ये अनुच्छेद 122 से इन्हें शक्ति मिलती है। और सदन के जो सदस्य होते हैं उनके अधिकार सदन की अनुमति के बिना दूसरे सदन में या उस सदन की समिति में भी उपस्थित नहीं होंगे। किसी भी संसदीय समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य व उसका प्रतिवेदन तब तक प्रकाशित नहीं हो सकता जब तक उसे सभा पटल पर नहीं रखा जाता। इसके अलावा संसदीय समितियां किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य के लिए बुला सकती हैं और उसे शपथ भी दिला सकती हैं। ये दस्तावेज प्राप्त करने का और साक्ष्य प्राप्त करने का संसदीय समितियों का विशेषाधिकार है। संसद की जो ये सदन की जो अवमानना करने वाले व्यक्ति को जल्दी से जल्दी सदन के सुपुर्द किया जाएगा, जिसे दंड देने का निर्णय पूरा सदन लेगा। ये भी उनके अधिकार हैं। अपने प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी शक्ति स्वयं सदन में निहित है। यह अनुच्छेद 118 के तहत इन्हें शक्ति मिलती है। और बाहरी व्यक्तियों को सदन में उपस्थिति पर जो रोक लगाने की जो शक्ति है, जो कि संसद का जो नियम 248 है उसके तहत उन्हें यह अधिकार प्राप्त होता है। तो ये कुछ जो सदन के कुछ विशेषाधिकार थे जिनके बारे में हमने बात की, कि जो संसद के जो समितियां होती हैं उनको मिलने वाले कुछ विशेष अधिकार थे। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 118 की, जिसमें जो अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के लिए विनियमन के लिए नियम बनाने की संसद की शक्ति, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। अब ध्यान देने की बात है कि इन समितियों की जो अनुशंसाएं हैं वो संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है। यानी ये जो समितियां हैं जो भी अनुशंसाएं संसद को देंगी, जो संसद है उस पर कोई निर्णय मतलब उनके अनुसार कोई कार्य करे या उससे अलग कोई कार्य करे, उसके लिए संसद स्वतंत्र है। इनकी अनुशंसाओं को मानने के लिए सदन बाध्यकारी नहीं है। तो इसी के साथ में हमारा आज के जो दोनों टॉपिक्स हैं उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आपका हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो, आपकी कोई सुझाव हो, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।